जैन साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। देखिए, यदि आप यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेपर 2 में आपने एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। जो यूपी बोर्ड में एससीईआरटी की किताबें हैं वो और एनसीईआरटी की किताबों से प्रश्न लिए गए हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज का ये 9वां वीडियो है, 9वां क्लास है। इसमें आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, ये सब प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये जितने प्रश्न हैं लगभग हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आज जो प्रश्न स्टार्ट है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करने वाले हैं हम लोग। बाकी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करके वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 31 से हम लोग शुरू कर रहे हैं और प्रश्न बहुत बेहतरीन आपके सामने है। बताइएगा कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। मेघालय में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर पश्चिम बंगाल में है। साथियों, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो कमेंट करके भी बताते रहें ताकि उससे आपकी उपस्थिति और जागरूकता का पता चलता है। आइए देखिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम राज्य में मानस वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। साथियों, इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बात अगर हम जाने, देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में हिमालय की तलहटी में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी है। साथियों, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी है, यह ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बात ये भी जान लीजिए कि यह उद्यान अपनी पिग्मी हॉग, दुनिया का सबसे छोटा जो जंगली सुअर होता है, और गोल्डन लंगूर उसके लिए यह प्रसिद्ध है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर है जिसे पिग्मी हॉक कहते हैं और गोल्डन लंगूर यह कहाँ पाया जाता है साथियों, तो असम में पाया जाता है। असम में कहाँ पे साथियों, तो ध्यान रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान में। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों, काजीरंगा भी असम में ही स्थित है। आप सभी जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह भी असम में है। लेकिन यह एक सिंह गेंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है साथियों। एक सिंह गेंडा यहाँ पाया जाता है। कहाँ पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। बताइए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। बताइए, क्या वह शुक्र है, बुध है, मंगल है या फिर पृथ्वी है। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुध सही विकल्प होगा। ध्यान रखेंगे, बुध सही विकल्प है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, बुध है। साथियों देखिए, ध्यान से समझिए, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य के अत्यधिक निकट होने के कारण साथियों यह केवल 88 दिनों में ही सूर्य का परिक्रमा पूरा कर लेता है। बात ध्यान रखना है, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो 88 दिन में। क्यों, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट होने के कारण, ठीक है ना। और सबसे सौर मंडल का सबसे छोटा, ठीक है ना, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए, बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें बहुत बर्फीली होती हैं क्योंकि यहाँ वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल नहीं है। कहाँ पे, बुध ग्रह पे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बताइएगा, प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। क्या वो लाला हरदयाल थे, वीडी सावरकर थे, भगत सिंह थे या फिर चंद्रशेखर आजाद थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी।
देखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लाला हरदयाल। देखिए लाला हरदयाल ने ही गदर पार्टी की स्थापना की। ध्यान रखेंगे 1913 में। कब? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाव भकना और कुछ अन्य क्रांतिकारी लोग इनके साथ मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। ध्यान रखेंगे 1913 में। कब साथियों? 1913 में अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल थे और सोहन सिंह भकना थे। ये लोग मिल करके, साथ में कुछ और भी क्रांतिकारी लोग थे, लेकिन प्रमुख तौर पे 2 लोग थे। इन्होंने ही मिल करके गदर पार्टी की स्थापना की थी साथियों। इसका उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी का उद्देश्य ये था साथियों कि सशस्त्र विद्रोह के जरिए भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना था। ठीक है ना? कुछ और महत्वपूर्ण बात इनके साथ ही जान लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इनके साथ, कि इस पार्टी ने गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला था। सवाल पूछा जाए कि गदर साप्ताहिक समाचार पत्र किस पार्टी ने निकाला था, तो कौन सी पार्टी? गदर पार्टी ने। फिर बीडी सावरकर अभिनव भारत संस्था की स्थापना भी किए थे। जो बीडी सावरकर थे, उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक संस्था की स्थापना भी की थी। तो ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाए अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी, तो वीडी सावरकर ने। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है वो किस जिले में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क के बारे में प्रश्न कर रहा है और ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, वाराणसी, गोरखपुर या फिर प्रयागराज। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, यानी लखीमपुर खीरी में है। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको जानना है। उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है साथियों। यह भारत और नेपाल के सीमा के पास स्थित है और बाघों और बारहसिंघा के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो बाघ और बारहसिंघा के संरक्षण के लिए जाना जाता है साथियों। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी है, उसको भी आप जान लीजिए। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीय उद्यान घोषित? 1977 में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो दुधवा नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1977 में। कहाँ पे है साथियों? लखीमपुर खीरी में है। भारत और नेपाल के बॉर्डर एरिया पे है। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बताएंगे। प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? साथियों संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा हम कहते हैं? क्या वो भाग 2 है, भाग 3 है, या फिर भाग 4 है, या फिर भाग 4A है? साथियों इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भाग 3। भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा, संविधान के भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं साथियों। ध्यान रखेंगे। देखिए संविधान के भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 है, जो भाग 3 है, उसी को, उसमें क्या है साथियों? तो उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? और उसी में, उसे ही हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए भारत का जो मौलिक अधिकार है साथियों, उस मौलिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच वर्णित हैं, ठीक है ना? मौलिक अधिकार तो हैं और भी अनुच्छेद में दिए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में जो दिया गया है साथियों, उसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मौलिक अधिकार की बात किसमें की गई है साथियों? तो भाग 3 में की गई है। ध्यान रखेंगे। और भारत का हम मैग्ना कार्टा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो बातें वर्णित हैं उनको हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, यह क्या है साथियों? क्यों इसको भारत का मैग्ना कार्टा हम कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नागरिकों को बुनियादी स्वतंत्रता की गारंटी देता है साथियों। ठीक है ना? इसलिए हम इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए साथियों मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? प्रारंभ में साथियों 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6। अच्छा, तो 7 में से एक कहाँ गया?
और एक कौन सा गया? तो साथियों संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है ना, संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। साथियों ध्यान रखेंगे भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है, यानी डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है। वहीं अगर हम बात करें भाग 4A में, तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित यह है। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इसमें बात की गई है। किसमें साथियों? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछ रहा है कि नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, सवाल है कि नाथुल्ला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से उठाए गए प्रश्न हैं। ठीक है ना, उसी को पढ़ करके फिर आपके प्रश्न बनाए गए हैं। देखिए विकल्प है साथियों उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, यानी सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। साथियों ध्यान रखेंगे, नाथुला दर्रा हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है ना, ये जो नाथुला दर्रा है साथियों वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है ना, सिक्किम को किससे जोड़ता है? चीन के तिब्बत से जोड़ता है। इसे ही साथियों हम सिल्क रूट कहते थे, यानी रेशम मार्ग कहा जाता था साथियों। यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था साथियों। ठीक है ना, जो नाथुला दर्रा था जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तिब्बत से, चीन के तिब्बत से जोड़ता है साथियों, यह पहले के समय में जिसे आप सिल्क रूट नाम सुने हैं, यही वो सिल्क रूट है, यानी रेशम मार्ग है साथियों। ध्यान रखेंगे कि 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। पहले ये खुला था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया साथियों। ध्यान रखेंगे, 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 2006 में वापस से इसे खोला गया व्यापार के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, यहीं पे सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा को ही हम सिल्क रूट कहते हैं, यानी रेशम मार्ग कहते हैं। 1962 के युद्ध के बाद ये बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः इसे 2006 में व्यापार को ध्यान में रखते हुए खोला गया साथियों। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यह आपका प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ स्थित है। आपके एनसीईआरटी की किताब में क्लास 7 में शायद दिया हुआ प्रश्न है। क्या कांचीपुरम में है, मदुरई में है, महाबलीपुरम में है, या फिर रामेश्वरम में है? तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। साथियों ध्यान रखेंगे, यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, यह तमिलनाडु के मदुरई शहर में वेंगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? तो वेंगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह मंदिर देवी पार्वती, यानी जिसे हम मीनाक्षी कहते हैं, और भगवान शिव, जिसे हम सुंदरेश्वर कहते हैं, उनको समर्पित है। यानी यह शिव और पार्वती का मंदिर है, जिसे हम मीनाक्षी मंदिर के नाम से जानते हैं। मदुरई शहर में स्थित है, वेंगई नदी के तट पर है, दक्षिणी तट पर है। मदुरई शहर तमिलनाडु में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लीजिए साथियों कि यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी यह मंदिर जो है द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना हुआ है। साथियों मदुरई को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। जो मदुरई शहर है साथियों तमिलनाडु में, उसे त्योहारों का शहर कहा जाता है। तो सवाल पूछा जाए त्योहारों का शहर किसे कहते हैं, तो मदुरई को। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। किस नदी के किनारे है? तो गंगई नदी के किनारे है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन,
गैनीमिड, चंद्रमा या फिर फोबोस? बताइए साथियों। तो देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैनीमेड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों, ध्यान रखेंगे। और यह जो गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? बृहस्पति की परिक्रमा करता है। यह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है, यह आपको ध्यान रखना है। यह उपग्रह है। साथ में एक और बात ध्यान रखिए, टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं बात करें फोबोस और डिमोस की, तो यह मंगल के दो छोटे उपग्रह हैं, ठीक है ना। यह मंगल ग्रह के दो छोटे छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। ये बात आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके आप बताइए चंद्रमा किसका उपग्रह है? बताइए चंद्रमा किसका उपग्रह है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी। प्रश्न कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? क्या वह हुमायूं था, अकबर था, शाहजहां ने किया या फिर बाबर ने किया? तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। साथियों ध्यान रखेंगे, मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में, कब? 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है, ध्यान रखेंगे। यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना सम्राट अकबर ने कराया था और फिर उसको अपनी राजधानी भी बनाया। कुछ महत्वपूर्ण बात और आप जान लीजिए। आगरा के पास स्थित इस शहर में, आगरा के पास स्थित इस शहर में पंचमहल, जोधाबाई महल और बीरबल भवन जैसे प्रसिद्ध स्मारक भी हैं। पानी की कमी के कारण बाद में इस शहर को छोड़ना पड़ा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसके कमी के कारण इस शहर को छोड़ना पड़ा? तो पानी के कमी के कारण इस शहर को छोड़ना पड़ा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? बताइए, जो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी है, वह किस देश से लिया गया है? बताएंगे। जो इमरजेंसी की बात होती है वह किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, जर्मनी से, दक्षिणी अफ्रीका से या फिर रूस से? तो साथियों सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी यह जर्मनी से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में आपातकाल की जो व्यवस्था है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो प्रावधान होता है, वह जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है साथियों। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है उसकी बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में, 360 में वित्तीय आपातकाल, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्या वह सारनाथ था, लुम्बिनी था, बोध गया था या फिर कुशीनगर था? तो साथियों ध्यान रखेंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? विकल्प सी सही है साथियों, बोध गया में। ध्यान रखेंगे, बिहार का एक जिला है बोध गया। वर्तमान में इसका नाम बदल के साथियों गया जी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ध्यान रखेंगे साथियों, बहुत करंट का प्रश्न है कि गया जी नाम बदल दिया गया है बोध गया का, ठीक है ना। साथियों ध्यान रखेंगे, भगवान बुद्ध को बोध गया में यानी गया जी में ज्ञान की प्राप्ति होती है। गया जी कहाँ है? बिहार में है, निरंजना नदी के तट पर स्थित है यह बोध गया। ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी है? निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे साथियों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ जो वाराणसी के पास है वहां पे दिया, ठीक है ना। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और फिर कुशीनगर में शरीर को त्याग दिए। साथियों ध्यान रखेंगे, यह जब घर से निकलते हैं तो उस घर से निकलने की प्रक्रिया को
बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महाभिनिष्क्रमण के नाम से। और जब इन्होंने शरीर को त्यागा यानी देह त्याग दिया, मृत्यु जब प्राप्त होती है तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है बौद्ध धर्म में। तो महापरिनिर्वाण स्थली कहाँ है? तो कुशीनगर में है साथियों। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ध्यान रखेंगे, महापरिनिर्वाण शरीर त्यागने को कहा गया है, मतलब मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, और घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए साथियों। तो कुछ महत्वपूर्ण बात इससे रिलेटेड जान लीजिए। वैशाख पूर्णिमा के रात को निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी जो बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसके बाद वह बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, जो आपके सिद्धार्थ थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है, और सारनाथ जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था साथियों, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जब एक घर छोड़ते हैं तो उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, और जब इनकी मृत्यु हो गई कुशीनगर में तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तीनों बात आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण। सारनाथ जब पहला उपदेश देते हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उसे जाना गया। जब कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है साथियों तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या वह 22 मार्च है, 22 अप्रैल है, 5 जून को मनाया जाता है, या फिर 16 सितंबर को? साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, यानी 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं साथियों। ध्यान रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और पृथ्वी के रक्षा के संकल्प के लिए हर साल हम 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं साथियों। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। वहीं आप ध्यान रखेंगे कि 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। लेकिन 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। वहीं 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 16 सितंबर को साथियों ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है साथियों? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? क्या वह अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, या फिर मेरठ है साथियों? सही विकल्प क्या होगा बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है साथियों, मुरादाबाद सही विकल्प है। देखिए, मुरादाबाद को अपने पीतल के हस्तशिल्प और शानदार नक्काशीदार बर्तनों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पीतल शहर के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भारी मात्रा में पीतल के सामान का निर्यात किया जाता है साथियों, ये भी ध्यान रखेंगे। तालों के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, ताला के लिए, ठीक है ना। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलीगढ़, इसीलिए अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं फिरोजाबाद कांच के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? कांच के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सुहाग नगरी कहते हैं। पीतल नगरी आपने पढ़ा, ताला नगरी आपने पढ़ा, सुहाग नगरी आपने जाना, और मेरठ जो है साथियों खेल के सामान और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए मेरठ प्रसिद्ध है? खेल के सामान और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है कि इत्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताइएगा कि इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है, आपको बताना है, कमेंट करिए और बताइए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए।
10 हैं, 11 हैं, 12 हैं या फिर 6 हैं? तो साथियों, वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर साथियों 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में साथियों 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वो 11वां मौलिक कर्तव्य था साथियों शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है ना, यानी शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना 11वां मौलिक ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है साथियों, इसको जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां जब संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई थी। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में जब 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तब 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना यह जोड़ा गया था साथियों। कुछ और महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए। मौलिक कर्तव्य साथियों संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में वर्णित है। संविधान का जो भाग 4A है और जो अनुच्छेद 51A है, इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। ठीक है ना, यह अवधारणा सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया था साथियों। मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है साथियों, यह आपके रूस से लिया गया यानी सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो आपको ध्यान रखना है सोवियत संघ यानी रूस से। अगला प्रश्न है साथियों, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस तत्कालीन जिले से हुई थी? बताइए, चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ? सहारनपुर से, चमोली से, नैनीताल से, देहरादून से? तो साथियों, जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत चमोली से होती है। विकल्प बी सही है। ध्यान रखेंगे साथियों, 1973 में उत्तराखंड, जो तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था साथियों, 1973 में एक चमोली जिले के रेड़ी गांव में वनों की कटाई रोकने के लिए ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपक कर यह आंदोलन शुरू किया, यानी पेड़ों से लिपट गए कि ये पेड़ नहीं कटेगा, पहले हम कटेंगे। यह 1973 में घटना होती है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में हुआ करता था साथियों। ठीक है ना, तब चमोली जिले के रेणु गांव से यह चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। कुछ और महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिएगा साथियों। इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। ध्यान रखेंगे, महिलाओं में गौरी देवी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। मुख्य नेतृत्व किया था महिलाओं की तरफ से कौन? गौरी देवी। महिलाओं की तरफ से कौन किया था? तो गौरी देवी। ध्यान रखेंगे, सवाल पूछा जाएगा चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा ना हो, चंडी प्रसाद भट्ट ना हो, लेकिन अगर गौरी देवी का नाम हो साथियों तो एकदम सही विकल्प होगा। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि महिलाओं के तरफ से बढ़ चढ़ के प्रमुख नेतृत्व गौरी देवी ने किया था और इसके प्रमुख आंदोलनकर्ता में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है और चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आता है। ध्यान रखेंगे, 1973 में उत्तराखंड से चमोली जिले के रेडी गांव से प्रारंभ हुआ था साथियों चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, या फिर प्रधानमंत्री को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र सौंपेगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा, यानी डिप्टी स्पीकर को सौंपेगा साथियों। तो विकल्प बी आपका सही हो जाता है। यहाँ पे संविधान के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है साथियों। ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध
कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है साथियों? कौन सा सबसे हाईएस्ट डैम है? आपको बताना है। क्या वह भाखड़ा नांगल है, या फिर टिहरी बांध है, या फिर हीराकुंड बांध है, या सरदार सरोवर बांध है? तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे सर्वोच्च बांध है। साथियों यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी के तट पर बना हुआ बांध है। उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध, यानी 260.5 मीटर इसकी हाइट है, यानी ऊंचाई है साथियों। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है साथियों। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो उड़ीसा के महानदी पर बना हुआ है साथियों। और वहीं भाखड़ा नांगल बांध की अगर हम बात करें साथियों, तो यह सतलुज नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ये आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। वहीं हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो उड़ीसा में बना है महानदी पर। वहीं पे साथियों ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। ध्यान रखेंगे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त को? तो साथियों विकल्प ए सही है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम को हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं साथियों। ध्यान रखेंगे, हालांकि गुप्त वंश की स्थापना, ध्यान रखिए, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर के 335 ईस्वी को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। उनका शासनकाल, उनका टाइम पीरियड था 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक। इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की गई थी साथियों। और अगर वहीं हम समुद्रगुप्त की बात करें तो साथियों समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वहीं कुमारगुप्त की बात करें तो इन्होंने बिहार का प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की थी साथियों। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना की किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में अंतर है साथियों। स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन उस वंश में जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उसने उस वंश को और आगे बढ़ाया, विस्तार किया, उनके वजह से उस वंश को जाना गया, इसलिए उन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है साथियों। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी साथियों? राजा राममोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले? तो साथियों सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी साथियों। ध्यान रखेंगे, 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने और केशव चंद्र सेन ने, देखिए 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की थी साथियों। महादेव गोविंद रनाडे इसके सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। ध्यान रखेंगे, महादेव गोविंद रनाडे इसके सबसे प्रभावशाली नेता बने। इसकी स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, 1867 में की, मुंबई में की। किसके प्रेरणा से की? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने की। ध्यान रखेंगे साथियों। वहीं अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती के बारे में तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर हम बात करें राजा राममोहन राय की तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वहीं अगर बात करें ज्योतिबा फूले की तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी साथियों। ये महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्या वह प्रशांत महासागर है,
अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है या हिंद महासागर है? तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है, आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है, ये भी ध्यान रखना है। यह लगभग पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है और साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। साथियों कुछ महत्वपूर्ण बात और आप जान लीजिए कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। अब आप कमेंट करके बताइए मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है और उसकी गहराई कितनी है? कमेंट करके बताइए। साथियों ये भी ध्यान रखेंगे कि अटलांटिक महासागर, इसका आकार अंग्रेजी के एस के अक्षर जैसा है, यानी अटलांटिक महासागर ऐसा है, एस जैसा है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न है कि एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से? देखिए साथियों एग मार्क का संबंध जो है वो गुणवत्ता से है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे एग मार्क का जो संबंध होता है वह गुणवत्ता से होता है। साथियों एग मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में कृषि उत्पादों जैसे घी, शहद, मसाला, तेल आदि पर लगाया जाता है। इस बात की गारंटी देता है कि उत्पाद सरकार द्वारा निर्धारित शुद्धता और गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरा है, इसलिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। यह अधिकांश कृषि उत्पादक सामानों पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा साथियों, जो ISI मार्क होता है वह औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता के लिए होता है, वहीं जो हॉल मार्क होता है, हॉल मार्क जो सोने और चांदी के आभूषणों के शुद्धता के लिए होता है। अधिकांश सोने और चांदियों की शुद्धता के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। ISI का प्रयोग औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता के लिए किया जाता है। ठीक है ना, वहीं FPO मार्क का उपयोग फल उत्पाद जैसे जैम, जूस आदि के लिए किया जाता है, उसकी शुद्धता के लिए। वहीं पे साथियों ध्यान रखेंगे कि एग मार्क का प्रयोग कृषि उत्पाद घी, शहद इनके गुणवत्ता के लिए किया जाता है, जो कृषि उत्पादक सामान होते हैं उनके। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बताइए किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? क्या वह इल्तुतमिश था, या बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, या मोहम्मद बिन तुगलक था? बताइए, ASCRT की किताब से लिया गया प्रश्न है, आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो किताबें चलती हैं उससे लिया गया प्रश्न है। देखिए साथियों सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बलबन राइट आंसर है। देखिए गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों और मेवातियों को कुचलने के लिए लौह और रक्त की कठोर नीति अपनाई थी। इसका अर्थ था कि तलवार के दम पर शासन करना और विद्रोह करने वालों की हत्या कर देना। ठीक है ना, यही है लौह और रक्त की नीति। देखिए साथियों कुछ महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए बलबन के बारे में। बलबन ने सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की। सिजदा और पायबोस, सिजदा क्या होता है साथियों? घुटने के बल झुकना। पैबोस क्या होता है? हाथों को चूमना, पैरों को चूमना, ये पैबोस होता है। ध्यान रखेंगे। देखिए उसने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज भी शुरू किया। साथियों जो फारसी त्यौहार है नौरोज, उसको मनाने की प्रथा उसने शुरू की। कौन? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज प्रथा शुरू की जो फारसी त्यौहार है। उसने 40 दस्ता भी शुरू किया जिसे तुर्काने चिहलगानी कहा जाता है। साथियों तुर्काने चिहलगानी कहा जाता है, जिसमें 40 दलों का एक दस्ता हुआ करता था। तो वो किसने शुरू की? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की। चाहे वो 40 दल हो जिसे तुर्काने चिहलगानी कहा गया हो, या फिर नौरोज त्यौहार हो जो फारसी त्यौहार है, या फिर साथियों पैबोस और सजदा की प्रथा हो, ये सभी किसने शुरू किया? बलबन ने। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। बताइए साथियों, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो देखिए सब मेरे प्यारे भाई, अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, तो इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है आपका। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। साथियों, यह जो अनुच्छेद 32 है यह नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है। ठीक है ना, इसलिए इसे यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या कर सकता है? 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। साथियों, हृदय कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 यानी 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल कर सकते हैं। साथियों, अपील कर सकते हैं अपने अधिकारों के हनन के लिए। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। वहीं पे जो उच्च न्यायालय है यानी जो हाई कोर्ट होता है साथियों, वो अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। बात आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा या संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को, किस आर्टिकल को कहा है, तो आर्टिकल 32 है। साथियों, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिलिकॉन वैली भारत के किस शहर को कहा जाता है? बताएंगे, सिलिकॉन वैली भारत के किस शहर को कहा जाता है? क्या वह हैदराबाद है, पुणे है, बेंगलुरु है या फिर चेन्नई है? तो साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी हम बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। साथियों, ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली तकनीकी कंपनियों का केंद्र है। भारत में बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, इसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और सॉफ्टवेयर निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए हम इसे भारत को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। साथियों, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए। बेंगलुरु को भारत का बगीचा भी कहा जाता है और हैदराबाद को मोतियों का शहर या फिर हाइबर सिटी के नाम से हम जानते हैं। साथियों, वही उत्तर प्रदेश के कानपुर को उत्तर प्रदेश का हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? जो अष्टप्रधान, ठीक है ना, अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद हुआ करती थी वह किसके शासनकाल में हुआ करती थी? क्या वह कृष्णदेव राय थे, शिवाजी महाराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे या अकबर थे? तो साथियों, जो अष्टप्रधान हुआ करते थे वह शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ करते थे। विकल्प बी सही है आपका, ध्यान रखेंगे। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, बढ़िया से सुचारू ढंग से चलाने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता था वो पेशवा का होता था, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। पेशवा जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। वहीं बात करें साथियों अष्टदिग्गज, यह कृष्णदेव राय जो विजयनगर के राजा थे, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य से जिनका संबंध था कृष्णदेव राय का, वह अष्टदिग्गज के नाम से दरबार में, अष्टदिग्गज नाम से एक दरबार में पद रखे थे। उसमें क्या था साथियों? तो 8 तेलुगु कवियों का एक समूह हुआ करता था जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। 8 तेलुगु कवियों का जो समूह था उसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। यह राजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर के थे उन्होंने शुरू किया अष्टदिग्गज। वहीं नवरत्न की बात करें तो यह अकबर के दरबार में और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों का एक समूह हुआ करता था साथियों, जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता था। 8 तेलुगु कवियों का जो समूह था साथियों उसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। वहीं पे साथियों अष्टप्रधान का संबंध पेशवा
आपके शिवाजी महाराज से था, जिसमें 8 प्रधानमंत्रियों का एक समूह हुआ करता था, जिसे जो हेड होता था उसे पेशवा कहा जाता था। साथियों, महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए, जो रेगुर मिट्टी होती है साथियों, उसका दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। साथियों, ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी को रेगुर या कपास वाली मिट्टी भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। साथियों, यह मिट्टी ज्वालामुखी के लावा के टूटने से बनती है। जो काली मिट्टी होती है साथियों, वह ज्वालामुखी के लावे के टूटने से बनती है। इसमें नमी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, इसीलिए यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। सवाल पूछा जाए कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कपास के लिए। ध्यान रखेंगे साथियों, यह मिट्टी भारत में मुख्य रूप से दक्कन के पठार जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी साथियों कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोच्च मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बताइए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे? यह प्रश्न आपके एग्जाम में यूपी टेट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी कृपलानी थी या सरदार पटेल थे। तो साथियों, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो साथियों, विकल्प बी सही हो जाता है। इस तरह आपका ध्यान रखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक होती है साथियों 9 दिसंबर 1946 को, और इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछा गया प्रश्न है। 2 तरह की बात है। देखिए, एक है आपसे सवाल ये पूछा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, तो वह तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन साथियों, अगर पूछ दिया जाए अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तब जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों बात, अस्थाई अध्यक्ष कौन साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो साथियों, अब समझिए प्रश्न के उत्तर को। तो साथियों, जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसी के 2 दिन बाद साथियों, यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। 2 दिन के लिए अस्थाई अध्यक्ष बने थे। फिर अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। साथियों, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे साथियों। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष उस समय कौन बने थे, तो एच.सी. मुखर्जी। ध्यान रखेंगे, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से संबंध रखते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी? बताइए, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? देखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। देखिए साथियों, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले सैनिकों और अधिकारियों को भूमि का विशेष टुकड़ा देने की प्रथा शुरू की। मतलब वेतन के बदले सैनिकों और जो अधिकारी उनके थे, उनको भूमि का विशेष टुकड़ा देने की प्रथा शुरू की, जिसे इक्ता कहा गया। और इस भूमि से जो प्राप्त लगान हुआ करते थे, ठीक है ना, लगान ही उनका वेतन होता था साथियों। मतलब आपको वेतन नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, आपको जमीन दे देंगे, उस जमीन से जो लगान आएगा वो आपका है, वही आपका वेतन है।
ठीक है ना। तो इसे इक्ता कहा गया। इक्ता प्रणाली इसकी शुरुआत की थी किसने? इल्तुतमिश ने। साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आप जान लीजिए। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है साथियों, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था ये आप कमेंट करके बताइए। गुलाम वंश की स्थापना किसने की और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये दोनों बात आप कमेंट करके बताएं। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते आ रहे हैं इसका मतलब कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप कमेंट का उत्तर दें ताकि आप जागरूक रहें, एक्टिव रहें। ठीक है ना। देखिए साथियों वीडियो देखिए, पहली बात तो देखिए ध्यान रखिए, यदि आप पढ़ रहे हैं तो सही ढंग से बैठ करके एक एक जगह अपना रखिए जहाँ पे आप स्थिर बैठिए। फिर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट जिसमें आप देख रहे हैं उसको सामने रखिए। बड़े शालीनता से आप पढ़ाई के तरीके में बैठिए। जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर कमेंट करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी जागरूकता का पता चलेगा, आप एक्टिव रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? बैठे बैठे, लेटे लेटे आप वीडियो देख रहे हैं, सो के रजाई के भीतर वीडियो देख रहे हैं, ऐसा काम मत करिए। ठीक है ना। हाँ, अगर विशेष परिस्थिति है तब आप सो के देखिए, टहलते देखिए, खाना बनाते देखिए, आटा सानते देखिए। कई बार क्या होता है, बाहर भीतर जो लोग रहते हैं, कुछ लोग वर्क जॉब कर रहे हैं लड़के, कुछ हाउस वाइफ लड़कियां औरतें हैं, तो आप खाना बनाते हुए वीडियो चला लीजिए, वहाँ रख लीजिए। आटा सान रही हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रही हैं, आप वीडियो लगा के रख लीजिए किचन में, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। देखिए साथियों, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जिसने चाहा है उसने पाया है। अगर आप चाहते हैं सरकारी शिक्षक बनना तो साथियों आपको मेहनत करना पड़ेगा, नींद से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने खुशियों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा साथियों। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने उसने चांदी का टक्का और तांबे का जीतल नामक सिक्के भी चलवाए थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को, ठीक है ना, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था। अब आपको बताना है कि किसका गुलाम था। उसने यानी इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक दो सिक्के चलवाए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या वह विक्टोरिया झील है, सुपीरियर झील है, बैकाल झील है या मिशिगन झील है? तो साथियों सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, यानी सुपीरियर झील। इसे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कही जाती है। ध्यान रखेंगे। देखिए साथियों, यह जो सुपीरियर झील है वो उत्तरी अमेरिका, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित सुपीरियर झील क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। यह ग्रेट लेक्स समूह का हिस्सा भी है। साथियों कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। अगर बात करें हम बैकाल झील की, तो यह आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी और विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि रूस में स्थित है। वहीं कैप्सियन सागर की अगर हम बात करें साथियों, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इसका पानी खारा है। ठीक है ना, इसका पानी कैसा है? खारा है। अगला और अंतिम प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न ये कह रहा है कि जजाऊ का युद्ध जो 1707 ईस्वी में हुआ था वह किनके बीच हुआ था? क्या वह मुअज्जम और आजम के बीच हुआ, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ, अकबर और हेमू के बीच हुआ, मराठा और मुगल के बीच हुआ? तो साथियों इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुअज्जम और आजम के बीच 1707 में जजाऊ का युद्ध हुआ था। साथियों ये ध्यान रखिएगा। देखिए औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, तो 1707 के बाद उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए आगरा के पास जजाऊ का युद्ध हुआ। उसमें मुअज्जम ने आजम को हराकर जीत हासिल की और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। साथियों कुछ और महत्वपूर्ण बात है जो जान लीजिए, यह है कि मुअज्जम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। ये तो खैर पीसीएस का क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है कि बीपीएससी में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मुअज्जम को साहिब बेखबर किसको कहा गया? तो मुअज्जम को साथियों बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश के सबसे वृद्ध सम्राट, जो कि 63 वर्ष का था। सबसे वृद्ध सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम, मुगल वंश का सबसे बूढ़ा और वृद्ध
शाहजहां था, सम्राट था जो 63 वर्ष का था। तो साथियों, ये रहे आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें यूपी टेट और सीटेट में पूछे जाने की संभावना है। साथियों, ये प्रश्न आपके एससीईआरटी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और पूरी प्रयास की गई है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, और वो भी फ्री में दी जाए। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कभी भी आपसे किसी बैच का डिमांड नहीं किया जाएगा। आपको हिंदी पढ़ना हो, संस्कृत पढ़ना हो और एसएसटी पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।